नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा ये 7th वीडियो है जनरल नॉलेज संबंधित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट और एसएससी एग्जाम्स के लिए होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, ये स्टैटिक जनरल नॉलेज संबंधित। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे पहले प्रश्न के साथ में। लेकिन दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे दोस्तों ये सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, देखिए दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे एक राइटर थे, एक कवि थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 को। ठीक है, और दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों इनका जो मूल नाम था वो था हरिश्चंद्र और भारतेंदु जो है ये उनकी उपाधि थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? खाद्य पदार्थों की कीमतों पर, उपभोक्ता की वस्तुओं पर, पूंजीगत माल पर या आय पर? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, आय पर। दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये इनकम पे लगता है और दोस्तों ये सीधी तरीके से हमारे आय पर इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? यहाँ पे आपको बताएं लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्री या फिर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के दोस्तों यहाँ पे अधिकार होता है कि वो किसी भी सभा को बुला सके या किसी भी सभा को स्थगित कर सके। ठीक है, तो लोकसभा की किसी भी सभा को बुलाने का या स्थगित करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, पुर्तगाली। देखिए दोस्तों पुर्तगाली जो खोजकर्ता वास्को डी गामा थे, इन्होंने अटलांटिक महासागर से होते हुए जो रास्ता था उसको खोज निकाला था जो कि भारत तक आता था। और दोस्तों इन्होंने कैलिकट भारत में ये उतरे थे, सबसे पहले पहुँचे थे कैलिकट भारत में जो कि मालाबार तट के ऊपर है। और जुलाई 1497 में ये पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना हुए थे। और दोस्तों ये उनका रास्ता है जिसके तहत वो भारत पहुँचे थे जो कि अटलांटिक महासागर से होते हुए आता है। और दोस्तों अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वो भारत पहुँचे थे। ठीक है, तो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वो भारत कैलिकट पहुँचे थे। और दोस्तों अफ्रीका में कहाँ पे उन्होंने मेन तौर पे चक्कर लगाया था वो था केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए, केप ऑफ गुड होप के आसपास में उन्होंने चक्कर लगाते हुए वो भारत पहुँचे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है डंपिंग शब्द जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? अवमानक चीज़ों की बिक्री के लिए, किसी चीज़ की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाज़ार में बिक्री के लिए, किसी चीज़ की सीमांत लागत पर बहुत अधिक लाभ कमाते हुए विदेशी बाज़ार में बिक्री के लिए, या सीमा शुल्क बिना अदा करते हुए माल की तस्करी? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों किसी चीज़ की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाज़ार में बिक्री करने को डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा कब चमकता है? दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य जो इक्वेटर है इसके ऊपर वर्टिकली यानी कि सबसे सीधा कब चमकता है? थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे वर्ष, 6 महीने तक के लिए, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, वर्ष में दोस्तों 2 बार जो सूर्य की किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर सीधा चमकती हैं। और दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर इस तारीख के आसपास में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर सबसे सीधा चमकती हैं। और दोस्तों इसी के साथ में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसके ऊपर जून 21 से लेकर जून 22 के बीच में
ठीक है। जून 21 से लेकर जून 22 के बीच में जो सूर्य की रेखा किरणें होती हैं वो इस रेखा पर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर सीधा चमकती हैं। और दोस्तों वहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर दोस्तों दिसंबर 21 से लेकर 22 के बीच में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सबसे सीधा चमकती हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधा चमकती हैं, तब जो नॉर्थ पोल होता है वो सबसे पास में होता है सूर्य के, ठीक है। नॉर्थ पोल जो होता है वो सबसे पास में होता है सूर्य के। और वहीं पे दोस्तों जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर चमकती हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर चमकती हैं, तो जो साउथ पोल होता है वो सबसे पास में होता है सूर्य के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? एल्गी और फंगस यानी कि शैवाल और कवक, या फिर शैवाल और वृक्ष, कवक और वृक्ष, जीवाणु और शिव पौध। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, शैवाल और कवक के बीच का संबंध है दोस्तों लाइकेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध के क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, विटामिन सी। दोस्तों जो दूध होता है इसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है, ना के बराबर होती है। दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये खट्टी पदार्थों से मिलता है, जो कि सिट्रस फ्रूट भी हम जिसको हम नाम से जानते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, इन सारी चीज़ों से दोस्तों विटामिन सी हमें मूल रूप से मिलता है। काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है या वृक्ष है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, बेल है। दोस्तों जो काली मिर्च का पौधा होता है वो एक टाइप का बेल होता है, जिसको हम वाइन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। और दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों वियतनाम जो है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है काली मिर्च का, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है ये काली मिर्च का। और दोस्तों कुल मिला के 34% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है पूरा काली मिर्च का वो वियतनाम करता है। और वहीं भी दोस्तों भारत में अगर देखें तो भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है जो काली मिर्च का उत्पादन करता है वो है कर्नाटक, ठीक है। और उसके साथ में ही जो अन्य राज्य हैं वो है केरल और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? आपको यहाँ बताना है कि उसका कारण क्या है। एक तोप जब फायरिंग करती है तो वो पीछे क्यों हटती है, जो पीछे आने वाली जो झटका होता है वो क्यों होता है? ऊर्जा का संरक्षण के कारण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण, उत्सर्जित गैसों को पीछे की ओर धक्का लगने से, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण दोस्तों जो तोप होता है वो फायरिंग के बाद में पीछे हटता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए दोस्तों न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि दोस्तों हर एक एक्शन के लिए एक सामान्य रूप से अपोजिट रिएक्शन भी होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए जब जो तोप होता है, तोप में से जब गोला बाहर की ओर निकलता है तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एक एनर्जी होती है जो कि आगे की तरफ मतलब फेंकी जाती है, जिसके तहत दोस्तों जिसकी वजह से जो गोला होता है वो आगे पुश होता है। तो दोस्तों अगर गोला आगे पुश हो रहा है तो सेम टाइम पे दोस्तों, क्योंकि न्यूटन का जो मोशन का जो लॉ है वो कहता है कि उसी टाइम पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगना चाहिए। तो दोस्तों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगता है उसी टाइम पे, गोला जब आगे फेंका जाता है उसी टाइम पे अपोजिट और इक्वल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो तोप होता है वो पीछे झटका करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है, प्रत्येक रिलेशन की कम से कम एक फॉरेन की होती है, फॉरेन की का शून्य मूल्य नहीं हो सकता है, प्राइमरी की अल्टरनेट की भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एसक्यूएल कंप्यूटर से रिलेटेड है। एसक्यूएल जो होता है ये डेटाबेस सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम जो होता है इसको हम एसक्यूएल के नाम से भी जानते हैं, और ये उससे रिलेटेड एक प्रश्न है जिसका सही जवाब यहाँ पे होने वाला है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, प्राइमरी की। दोस्तों प्राइमरी की जो होती है कैंडिडेट की भी होती है, इसको आप जान लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए कि जो प्राइमरी की होती है वह कैंडिडेट की भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से कौन सा नॉनस्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं, उनमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से जो पैन होता है या फिर जो भी बर्तन होते हैं वो नॉनस्टिक बन जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो है पर्सपेक्स, स्टायरोफोम, पॉलीस्टीरीन या टेफ्लॉन। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, टेफ्लॉन। दोस्तों टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है किसी भी बर्तन को नॉनस्टिक बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय तरंग को, समुद्र के नीचे तरंगों को। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, अंडर सी वेव्स, यानी कि दोस्तों समुद्र के नीचे तरंगों को दोस्तों भूकंप सुनामी का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया कौन था? विजयपत सिंघानिया, जे.आर.डी. टाटा, कैप्टन गोपीनाथ या विजय माल्या। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, जे.आर.डी. टाटा को दोस्तों सबसे पहला कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था। इसके बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों भारतीय उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले 1929 में इनको वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने को मिला था। ठीक है, सबसे पहले जो वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस था उन्होंने 1929 में प्राप्त किया था और उनके लाइसेंस के ऊपर नंबर 1 छपा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बारिश के बादल हैं? आपको यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन बारिश के बादल हैं? पक्षाभ मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासीय वर्षा मेघ या उच्च कपासीय मेघ। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, 2 और 3। यानी कि दोस्तों वर्षा स्तरीय मेघ और कपासीय वर्षा मेघ, ये जो 2 टाइप के बादल होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ये वर्षा मेघ होते हैं, यानी कि दोस्तों बारिश करने वाले बादल होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, वर्षा स्तरीय मेघ और कपासीय वर्षा मेघ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐसा ही। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या संसद को। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार होता है आपात स्थिति घोषित करने का, यानी कि इमरजेंसी घोषित करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विविक्तियाँ यानी कि दोस्तों पर्टिकुलेट्स जो कि 1 पिकोमीटर से कम आकार की होती हैं, जो अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती हैं और वायु प्रवाह द्वारा अंतरित होती हैं, क्या कहलाती हैं? कुहासा, भाप, एरिसोल या धुआं। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, एरिसोल कहलाती हैं। ठीक है जो दोस्तों, देखिए दोस्तों जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि 1 पिकोमीटर से कम साइज़ के होते हैं, जो कि बहुत ही अनिश्चितकालीन तक के लिए जो वायु में रहते हैं, उनको एरिसोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना, ब्रिटिश को पॉलिटिकल पावर इंडिया में यानी कि राजनीतिक शक्ति कब प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद में, पानीपत के युद्ध के बाद में, बक्सर के युद्ध के बाद में या वैंडी वॉश युद्ध के बाद में। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, प्लासी युद्ध के बाद में। ठीक है दोस्तों, देखिए जो प्लासी का युद्ध था, जो बैटल ऑफ प्लासी था, वो 1757 में लड़ा गया था, जो कि सिराज उद दौला और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों सिराज उद दौला जो थे वो नवाब ऑफ बंगाल थे, यानी कि बंगाल के नवाब थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 15, 10 या 25। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, 5। दोस्तों कुल मिलाकर 5 ऐसे देश हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं। और दोस्तों कौन से ये देश हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये 5 देश हैं दोस्तों जो कि यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर संलयन यानी कि दोस्तों जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो इसके दौरान क्या होता है आपको बताना है। न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी,
दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जो मिलकर एक बहुत ही बड़ा एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है दोस्तों मिलना। ठीक है, और दोस्तों न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है खंडित होना, यानी कि दोस्तों एक बड़ा जब न्यूक्लियाई होता है, जब वो दो छोटे छोटे या बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में जब टूट जाता है तब उसको हम लोग फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं उसको? हम फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए जो शहर हैं, जो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और कोची, इसको आपको नॉर्थ से लेकर साउथ के ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे के ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि 1 3 2 4। दोस्तों सबसे पहले आएगा भुवनेश्वर जो कि सबसे ऊपर आता है, उसके बाद में आएगा हैदराबाद। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा हैदराबाद, उसके बाद में आएगा दोस्तों चेन्नई, और सबसे नीचे आएगा दोस्तों कोची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई सूची को आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सारस, भीष्म, ब्रह्मोस, इनसैट 3C, बैटल टैंक, मल्टीपर्पज़ नागरिक हवाई जहाज, सैटेलाइट या मिसाइल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपको कुछ उपकरणों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो क्या हैं उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको उसको मैच करना है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वह ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी के तहत दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सारस है ये क्या है एक्चुअल में, ये एक मल्टीपर्पज़ सिविल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, भीष्म जो है एक बैटल टैंक है, ब्रह्मोस जो है एक मिसाइल है जिसको आप सभी लोग जानते ही होंगे, और इनसैट जो है ये एक सैटेलाइट है, इसको भी आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा, UNCTAD द्वारा। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, IMF यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुल मिला के 23 प्रश्न जो कि जीके संबंधित थे, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आप सभी लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक हमको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप हम हमारे फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे फेसबुक ग्रुप पे रोज़ाना डिस्कशंस होते रहते हैं कुछ प्रश्नों को लेके, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों फेसबुक ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।